गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है वह है एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज़। इसमें हम इक्विटी, इक्वलिटी, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। कई बार एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यू, यानी व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण क्या होता है। पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मीनिंग क्या है मॉडर्नाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मॉडर्न डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल is modernization. Modernization is a continuous process according to S.K. Murthy. Modernization is a process by which a society of nation is made modern in the economic, technological, industrial, and social fields. This is an effort made to effect basic changes in the economic structure, technological management, industrial level, and social organization. This is a process by which a developing or less developed country are brought at par with the developed countries. तो हम हिंदी में भी इसके बारे में समझ लेते हैं कि एस के मूर्ति के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परंपरागत समाज या राष्ट्र को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक बनाया जाता है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो उनके आर्थिक आधार, तकनीकी व्यवस्था, औद्योगिक स्तर और सामाजिक संगठन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यह एक विकसित राष्ट्र को अन्य विकसित राष्ट्रों के बराबर लाने वाली प्रक्रिया होती है। तो अब हम समझेंगे इसके जो विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। तो क्या है कि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज, क्या है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जीवन के निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कौन कौन से है वो? पहला है, फर्स्ट पॉइंट है कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चरल एरिया। इसमें क्या है कि जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया के प्रभाव के कारण आज क्या है, जो कृषि है, कृषि खेती की जो प्राचीन विधियों को छोड़कर नई विधियों को लोग अपनाने लगे हैं। नए बीज, खाद, कीटाणुनाशक आदि का जो प्रयोग है वह किया जाने लगा है, और जिसमें क्या होता है कि कृषि उत्पादन में गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों प्रकार का सुधार हुआ है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें भी क्या है कि आधुनिकीकरण के कारण नए उद्योगों का विकास हो रहा है, मशीनों का प्रयोग बढ़ा है। जो पहले हाथ के साथ काम करते थे अब मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यातायात और संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ है और शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, यानी श्रमिक संघों का निर्माण हुआ है। और इस तरह से जो औद्योगिक विकास के कारण महिला भी मिलों में मजदूरी करने लगी है। तो थर्ड है आपका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का क्षेत्र, एरिया ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। इसमें भी क्या है कि किसी समय असाध्य समझे जाने वाले रोगों की चिकित्सा अब क्या है, संभव हो गई है। पहले क्या था कि पता ही नहीं चलता था, परंतु जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ है तब से क्या है कि कोई भी बीमारी, कोई भी रोग की चिकित्सा संभव हो गई है। अंगों के प्रत्यारोपण तथा मरणासन व्यक्तियों को नया जीवन दान मिला है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर, डेथ रेट में क्या आई है, कमी आई है, तथा लोग नियोजित परिवार के महत्व को समझ गए हैं। यानी
अब थर्ड है राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल एरिया। इसमें भी क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सामंतवाद तथा कुलीन तंत्र की समाप्ति हो गई है और प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था में लोगों का विश्वास उत्पन्न हुआ है। नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं और वो अपना अधिकार लोग समझने लगे हैं। उनको अपने जो मौलिक अधिकार है उनको क्या मिलने चाहिए उसके बारे में उसको नॉलेज होने लगी है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है। अब है फिफ्थ पॉइंट है जो आधुनिकीकरण एवं समाज व्यवस्था की, मॉडर्निटी एंड सोशल ऑर्डर। यहाँ पे क्या हुआ कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने हमारी समाज व्यवस्था को भी अनेक रूपों में प्रभावित किया है। कहाँ? जहाँ पे संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो गया है, बाल विवाह, सती प्रथा तथा अस्पृश्यता जैसी क्या है सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों में भी कमी देखने को मिली है। अब आता है 6 पॉइंट, शैक्षिक क्षेत्र, एजुकेशनल एरिया। इसमें क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रक्रिया का प्रभाव भी निम्नलिखित रूप से हमें देखने को मिला है। क्या है? फर्स्ट कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेकंड, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को अपने में पूर्ण बनाने के लिए इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, यानी माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न व्यवसाय के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकता है। थर्ड है, प्रथम डिग्री कोर्स का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर पर शोध कार्य एवं विशेषीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है और परंपरागत शिक्षण विधियों के स्थान पर नई मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो क्या था ये? शैक्षिक क्षेत्र, एजुकेशनल एरिया। अब आता है 7 पॉइंट जो है प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। इसमें क्या है, जो आज प्रशासनिक सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। केवल अनुभव या वरीयता के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में उच्च पद नहीं पा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में इन सर्विस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है और जिससे क्या होता है कि व्यक्ति इन क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं को निखार कर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिकीकरण से यानी हमें यही स्पष्ट होता है कि जो आधुनिकीकरण से जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह पाया है, नहीं बच पाया है। इसका कारण है कि परंतु आधुनिकीकरण के नाम पर हमें अंधानुकरण से बचना चाहिए। नए मूल्यों तथा विचारों को ग्रहण करते समय हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को भी नहीं भूलना है। केवल पुरातन के मोह में पड़कर कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है और न ही उसे पूर्णता छोड़ सकता है। अब आता है, इसके बाद आएगा कि आधुनिकीकरण के मुख्य कारक क्या है, फैक्टर्स क्या है। इसकी जो फैक्टर्स है, आधुनिकीकरण के मुख्य फैक्टर्स है जिस पर प्रभाव पड़ता है। पहला है फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करती है और जो आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर नए उद्योग भी लगाए जा सकते हैं और विभिन्न कार्यों को करने की नई एवं वैज्ञानिक तकनीक को भी अपनाया जा सकता है। शिक्षा सुविधाओं का भी विस्तार किया जा सकता है जिससे समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। अब आता है सेकंड जो है तकनीकी कारण, टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स में विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष ही तकनीक है, यानी वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन की पूरी तरह से हमारे जीवन को बदल दिया। जब से इसका आविष्कार हुआ, जब वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो हमारा जीवन ही पूरी तरह से चेंज हो गया है। आज हम नए तकनीकियों का प्रयोग करके
कम समय में अधिक अच्छा काम करने में सफल हो पाए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो नए नए शिक्षण विधियों का प्रयोग बढ़ा है। तकनीकी परिवर्तनों के मानवीय दृष्टिकोण ने भी बदल दिया है। आज व्यक्ति पहले जैसा रूढ़िवादी और अंधविश्वासी नहीं रह गया है। तो ये क्या था? तकनीकी कारक। थर्ड है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद हमने भारत में प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था को भी स्वीकार किया है। इससे विद्यार्थी में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्य का भी विकास हुआ है, जिससे क्या होता है, वे राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरूक हुए हैं। और फोर्थ पॉइंट है औद्योगिक कारक, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। यानी इसमें भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में बदलती जा रही है। नए उद्योग लग रहे हैं, नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। और उनमें नागरिकता की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। शहरी सभ्यता तथा संस्कृति के संपर्क में आकर उनके जो रहन सहन, कार्य प्रणाली, सोच में व्यापक क्या हो रहा है, परिवर्तन भी आया है। अब आता है फिफ्थ है मूल्य, वैल्यूज। की मूल्य में परिवर्तन से भी आधुनिकीकरण होता है। यानी भारत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसे मूल्यों को स्वीकार करने का कारण व्यापक परिवर्तन इनमें आए हैं। अब आता है सिक्स, एजुकेशन, मतलब शिक्षा, एजुकेशन। की शिक्षा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का सबसे अधिक क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान व शिल्प विज्ञान पर आधारित है। इसने क्या, शिक्षा लोगों को पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नए परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए वो प्रेरित करती है। शिक्षा बदलते मूल्यों की जानकारी वह शिक्षा देती है तथा कार्य करने के नए नए वैज्ञानिक विधियों की भी हमें जानकारी देती है। इसीलिए जो भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक विकास की गति से है और तेजी से आधुनिक बनने का ढंग शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षित व एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करना तथा एक उपयुक्त एवं प्रबुद्ध बौद्धिक वर्ग को प्रशिक्षित करना है। और इसके हम यही कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा के निम्न प्रकार से योगदान दे रही है। पहला कौन सा योगदान दे रही है? पहला, फर्स्ट, प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना, टू प्रिपेयर ट्रेन्ड एंड स्किल्ड सिटीजन्स। आधुनिकीकरण के लिए यह भी आवश्यक होता है कि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशल तथा दक्ष नागरिक हो। हम यही चाहते हैं और शिक्षा ही इस प्रकार के योग्य व कुशल नागरिक को तैयार करने में कार्य करती है। शिक्षा नहीं होती तो हम ये योग्य और कुशल नागरिक को तैयार नहीं कर सकते थे। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से ही हम योग्य और कुशल नागरिक तैयार कर सकते हैं। दूसरा है कि रूढ़ियों व अंधविश्वासों को दूर करना, eradicate obsolete traditions and blind faiths। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा व्यक्ति को पुरानी जो रूढ़ियाँ और अंधविश्वास के दायरे से निकल गई है, उन्हें पुरानी परंपरा को उन्होंने छोड़कर नए विचारों को ग्रहण करने के लिए वो शिक्षा प्रेरित करती है। तो यह क्या करती है कि शिक्षा रूढ़ियों व अंधविश्वासों को भी दूर करती है। थर्ड है संस्कृति की सुरक्षा, विकास व शोधन। इसमें क्या है कि आधुनिकीकरण का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ दें।
प्राचीन संस्कृति हमारे समाज की आत्मा होती है और उसकी सुरक्षा व विकास बहुत ही आवश्यक होता है। और आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्राचीन संस्कृति की अनुपयोगी बातों को छोड़कर कुछ नए जोड़ आगे हम जोड़ कर सकते हैं और उसका शोध कर सकते हैं, जो कि हमें शिक्षा द्वारा ही कार्य कर सकती है। फोर्थ आता है कि तार्किक चिंतन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। और आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की योग्यता हो और उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। और शिक्षा ही व्यक्ति में इन योग्यता का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में योग्यता को विकसित किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि नवीनतम जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नया परिवर्तन हो रहा है उन सब की जानकारी प्रदान करना, जिससे कि क्या होता है कि समाज को आधुनिक बनाने में सहायता मिलती है। 6 है प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर एटीट्यूड। यानी शिक्षा व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्य व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करती है। तो क्या करती है, शिक्षा ही राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष का विकास, दृष्टिकोण का विकास वह करती है। 7 आता है कि अच्छे मूल्यों का विकास करना, कि टू डेवलप गुड वैल्यूज, कि शिक्षा व्यक्ति को प्राचीन, पुराने एवं नए दोनों प्रकार के मूल्यों की जानकारी प्रदान कर इन दोनों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। और शिक्षा ये बताती है कि अत्यधिक भौतिकता में मूल्य से गिरावट आती है और हमें तकनीकी ज्ञान और नैतिक मूल्यों के बीच समन्वय बनाए रखना होगा। थैंक यू। तो आज के यहीं तक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।